नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। कैसे हो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी ईपीएफओ के लिए? होप ऑल यू आर डूइंग फाइन एंड यू आर स्टडीइंग वेल। सो टुडे दिस इज द पार्ट ऑफ लेबर लॉ चैलेंज डे 3। वी आर डूइंग अ 60 days challenge for labor laws, industrial relation, accounting and statistics and computer part, especially for EPFO, Assistant Provident Fund Commissioner, EO and Account Officer पोस्ट के लिए, जिसका एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, प्लीज 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 अटेंड दिस 60 days program. Definitely I can guarantee you that 90% question will be from this part of this 60 days challenge. I can, from my previous experience, I can tell you. ठीक है दोस्तों, so please join our channel and subscribe our channel and join our Telegram channel from description and take the advantage of this challenge and for more material content and everything. चलिए स्टार्ट, we will start our labor law challenge day 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included under the definition of wages given under the Payment of Wages Act 1936। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको हम डिटेल में अपने चैनल पे स्टडी जो वीडियोस बनाएंगे उसमें देखेंगे क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है और क्या क्या डेफिनेशंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑल दोज थिंग्स आर डिफाइंड इन दिस आर्टिकल, एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेज, जो मजदूरी है, वेज इंग्लिश में इसको वेज बोलते हैं हिंदी में, उसमें क्या नहीं इंक्लूड है। ऑप्शन क्या है, देखिए, बेसिक वेज, जो बेसिक हमारी होती है वेतन, मूल वेतन, देन डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, इंसेंटिव जो मिलता है, और ग्रेचुटी। तो देखिए, द बेसिक फंडा ऑफ दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 36 का क्या है कि उसमें क्या क्या वेजेस में इंक्लूड होते हैं। तो इसका सबसे बेसिक फंडा ये है कि बेसिक वेज में जो मूल वेतन है उसमें कोई भी ग्रेचुटी, पीएफ एंड कोई भी फ्रिंज बेनिफिट्स, जो भी हमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ग्रेचुटी भी नहीं होता, उसमें पीएफ भी उसका पार्ट नहीं होता है, ओनली बेसिक डीए एंड कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, पर्सनल पे और समथिंग, दोज आर पार्ट ऑफ वेजेस एज पर डेफिनेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जिसको हम डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या पे हो जाए, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी इज नॉट पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेजेस। ठीक है दोस्तों, डिटेल में इसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे, आगे के वीडियोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द मैक्सिमम लिमिट ऑन डिडक्शन शुड नॉट ऑर्डिनरली क्रॉस। क्वेश्चन है कि एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 मैक्सिमम डिडक्शंस कितने % हो सकते हैं। आप सपोज आपकी सैलरी 1 लाख है, आपको सैलरी मिलती है 1 लाख, उसमें से कितना डिडक्शन हो सकता है। डिडक्शन मतलब इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन फॉर्म ऑफ सम पेनल्टी, इन फॉर्म ऑफ सम अदर डिडक्शंस, देयर मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शंस। तो वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। देयर इज आल्सो एज पर दिस एक्ट देयर इज अ लिमिट कि आपके 1 लाख की सैलरी है तो ऐसा नहीं है कि पूरा 90% आपको डिडक्शन में चला जाएगा, नहीं। अर्निंग एंड डिडक्शन देयर आर 2 पार्ट्स एक्चुअली। इफ यू डोंट नो, if you are working, you know that there are earning part and deduction part. Deduction part, there are many deductions, professional taxes, income taxes, then other taxes. If you are part of society, you have taken some loan, PF loan, all those things are part of deductions. तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन क्या है कि पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए कि 50% जनरली एंड 65% इन केस ऑफ पेमेंट ड्यू टू कोऑपरेटिव्स। 50% जनरली मतलब 60% अगर आपने कोई कोऑपरेटिव से लोन लिया है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, 60% एंड 75%, 50% 75%, 40% एंड 75%। तो यहाँ पे देखिए चारों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके मेन प्रोविजंस हैं, इसको आपको वेज में एक्ट में पढ़ना पड़ेगा। सो दीज प्रोविजंस यू नीड टू अंडरस्टूड एंड यू नीड टू मार्क इंपॉर्टेंट व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। तो इसका आंसर दे पे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है यहाँ पे सी, 50% जनरली एंड 75% इन केस ऑफ पेमेंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, ये आपको पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में मिलेगा जिसमें ये सब चीजें मेंशन होती हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्जाम में
लेबर लॉ, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इजी मार्क्स है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको ये 20-25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी के पार्ट आप इतना टाइम देते हैं, बट ये लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, these areas are very scoring, my friends. So please don't take it lightly. Please put your attention, follow proper content, and try to get proper content on these topics, and within few hours you can complete these topics and you can get good marks in examination, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या है, यहाँ पे देखिए, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum bonus which an employer is required to pay even if he suffers losses during the accounting years or there is no allocable surplus is percentage of salary or wages during the accounting year। यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, मिनिमम बोनस एम्प्लॉयर कितना देना होता है इवन ही सफर्स लॉसेस, अगर उसको लॉस भी हो रहा है एम्प्लॉयर को, तो मिनिमम देयर इज द लिमिट की यू हैव टू गिव एज पर द बोनस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1936। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1936। उसके अकॉर्डिंग मिनिमम बोनस आपको देना ही है डेफिनेशन। तो इसका आंसर देख लिया, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, 10%, 20%, 8.33%, डी है 6.33%। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 8.33%। दिस इज द मिनिमम बोनस विच यू हैव टू गिव, विच एम्प्लॉयर हैज टू गिव टू एम्प्लॉइज और वर्कर्स एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1936। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिनको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली I'll also make the videos on this. You will get videos and content on my YouTube channel and Telegram channel. So please join my Telegram channel for more information and content in form of PDF and mind maps. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, Which of the following is not a statutory welfare facility under the Factories Act 1948? Factories Act 1948 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों। This is the main act for covering all the factory related things, basic things according to for establishment of any factory. This act means gives a guideline what are the facilities you have to provide to your workers or employees. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि which of the following is not a statutory, means as per that is not a legal requirement as per the Factories Act। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, क्रेच, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट एड बॉक्सेस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रेच एज पर दिस फैक्ट्रीज एक्ट आपके अगर उसमें 50 महिलाएं, 50 महिलाओं से ज्यादा हैं, इफ देयर इज अ मोर देन 50 वीमेन, एक्चुअली मेन वाज एज पर द मेन एक्ट 30 बट नाउ इट हैज इंक्रीज आई थिंक अप टू 50। तो उससे ज्यादा विमेन इफ दे आर वर्किंग, यू हैव टू प्रोवाइड द क्रेच फैसिलिटी इन योर फैक्ट्री। क्रेच मीन जहाँ पे बच्चे ले जा सकती हैं, जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चे ले जा सकती हैं जो वर्किंग हैं, विद इन 6 ईयर्स के बच्चे को लेके जा सकती हैं, वहाँ दिन में पूरे फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेगी। दे कैन वर्क एंड उसके रूल्स हैं, दे कैन ऑल्सो विजिट क्रेचेज, ठीक है। कैंटीन, इफ देयर इज 250 मोर देन 250 एम्प्लॉइज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी फैक्ट्री, यू हैव टू प्रोवाइड द कैंटीन। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे देखिए, एज पर दिस एक्ट एक्चुअली ट्रांसपोर्ट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी, ठीक है दोस्तों। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ दे आर कैपेबल, दे आर वेल इनफ एंड यू हैव म्यूचुअल कोऑपरेशन विद द एम्प्लॉयर, देन दे कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट, अदरवाइज देयर इज नो एनी लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो द फैक्ट्री एक्ट वन ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बुलेट पॉइंट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा माइंड मैप, जिसको आप एक बार में देख के पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ फैक्ट्रीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैलेंज का। रिसेंटली न्यूज आर्टिकल 142 करंट से रिलेटेड है, हमने बताया था ना लास्ट क्वेश्चन, एवरी डे वन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 142 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ, ये बहुत ही न्यूज था, आज के न्यूज़पेपर में भी इसका है, द हिंदू में और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में। ये किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 142। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डू नेचुरल जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट,
ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, डी है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डू नेचुरल जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट। तो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस आर्टिकल 142, इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, बिकॉज मैरिज को लेके जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कपल्स का जो मैरिज है या डाइवोर्स है वो बहुत टाइम लेता है फैमिली कोर्ट में जाने में बहुत, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कैन अटेंड दोज केसेस एंड दे कैन डिसॉल्व दोज मैरिजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 142 का यूज सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या है यहाँ पे? ए, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू नेचुरल जस्टिस एनी मैटर बिफोर इट। सुप्रीम कोर्ट can do natural justice in any matter as per article 142. In any case it can do natural justice। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या पे यहाँ पे 142 हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा लेवल ऑफ चैलेंज डे 3। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। तो आई होप यू आर एंजॉइंग, यू आर लाइकिंग दिस चैलेंज 60 days, and also please tell in comments whether it is useful or not, whether you are getting some knowledge, some value addition to your preparation for EPFO, assistant provident commissioner, account officer, enforcement officer। ठीक है दोस्तों, प्लीज अपने सजेशन भी बताइए कमेंट सेक्शन में, और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताइए। डेफिनेटली वी विल हेल्प यू एंड यू। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and join our Telegram group. The link is given in the description box for more content and more videos. ठीक है दोस्तों, so keep watching and keep studying hard. Definitely you will get success one day. ठीक है दोस्तों, thank you very much for watching this.